बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में आज ढेर सारी खबरें आपको बताएंगे और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव पिछले कुछ दिनों में बना है, उसके बाद सीज फायर की जो बात आई है उस पर, उसको लेकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी भारत पाकिस्तान के बीच आज बातचीत होगी, डीजीएमओस के बीच ये मीटिंग होगी और आज तय होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर की बात सामने आई है उस पे मोहर लगेगी या नहीं आधिकारिक तौर पर, ये आज थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके बाद सेना के हवाले से ही बात की जाएगी, जहां पर आपको बता दें कि सेना ने साफ तौर पर यह बड़ा बयान दिया है कि उनकी तरफ से जो लक्ष्य रखे गए थे उसे पूरा कर लिया गया है। तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी यह बड़ा बयान जो है सेना की तरफ से दिया गया है, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज उन जगहों पर, उन इलाकों में दौरे पर हैं, पुंछ राजौरी जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड इलाके रहे हैं, खासतौर पर जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से या फिर सीमा पार या सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो कल से शांति जो है वो देखने को मिल रही है और सिचुएशन जो है वो बॉर्डर एरियाज, इंटरनेशनल बॉर्डर सभी पर नॉर्मल नजर आ रही है। तो इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर, पिछले कुछ घंटों में जरूर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव थोड़ा सा कम हुआ हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई और भारत की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद को खत्म करना है। इसको लेकर भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से अब आतंकवाद और आतंकवादियों के जो मददगार हैं उनको शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। तो इस हवाले से जानकारी देंगे, जहां पर आपको बता दें कि डीजीएमओस की मीटिंग की पहली बड़ी बैठक है और पीएम आवास पर भी इस वक्त बैठक जारी है और तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी के साथ इस बैठक में मौजूद है। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा अहम है। भारत पाकिस्तान को लेकर, भारत पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर, भारत पाकिस्तान के आपसी विवाद को लेकर और आपसी तनाव को लेकर, जो पहलगाम हमला हुआ था जिसमें 28 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, उसके बाद ये तनाव बढ़ गया। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान पर जो है वो अटैक करना है और भारत ने वो करके भी दिखाया। आपको याद होगा सिंदूर ऑपरेशन जब चलाया गया उस समय कैसे भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को जो है वो नस्तराबूद किया है, कई आतंकवादियों को बाहर गिराया और कई आतंकवादी जो सेंटर से जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी उनको भी एक एक कर बाहर गिराया और ये बड़ी सफलता भारत की। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन के बाद तुरंत पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी और उस पर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद ये तनाव जरा बढ़ गया था। कई भारत के ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के हमले भी किए गए, लेकिन उसके बाद सीज फायर को लेकर बात हुई, जो आज स्पष्ट होगा ऑफिशियली कि दोनों देशों के जो डीजीएमओस बैठेंगे उनके बीच बातें होंगी, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या शर्तें रहेंगी, वो उसके बाद साफ होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त तीनों सेना प्रमुख जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है इस वक्त, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जो है वो लागू है और आज इसको लेकर ये अहम चर्चा जो है वो होने वाली है। तमाम जो लोग हैं इस पर नजर रखे हुए हैं कि क्या कुछ आखिरकार तनावपूर्ण स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बनी हुई थी और इस बीच आज आपको बता दें सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद है। डीजीएमओस की मीटिंग से पहले ये बड़ी बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर की जा रही है। आपको बता दें यहाँ पर अभी तक जम्मू कश्मीर और बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो माहौल जो है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज सीज फायर को लेकर ये अहम चर्चा, जहां डीजीएमओस की मीटिंग होगी उससे पहले पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक। बिल्कुल, ये बहुत अहम देखना होगा, लेकिन उससे पहले आपको हम इस वक्त लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है। भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने। अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके विषय में पूरा हिंदुस्तान आज जानता है, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। कल भी तीनों डीजीएमओ ने मिलकर के देश को संबोधित किया और तमाम तथ्य जो देश जानना चाहता था उसे उन्होंने हमारे समक्ष रखा। मगर मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के भाषा में, बहुत साधारण भाषा में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से इससे हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान ने अदा किया है। आप सभी जानते हैं 22 तारीख का वो दिन, that unfortunate day on 22nd of April, जब पहलगाम में 26 लोगों का नृशंस हत्या कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। वह आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वह आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। उनमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और यह वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। 22 तारीख से 7 मई तक लगभग ये 14 दिन आप सभी ने देखा पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से एक माहौल टेंशन का था, प्रेशर का था कि तुरंत निर्णय किया जाए, तुरंत एक्शन में आया जाए। बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझ करके, स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान भी जानता था कि हमला होगा। एयर स्ट्राइक पहले हो चुका था, किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो चुकी थी। पाकिस्तान पूरी तरह जानता था कि इस बार भी छोड़ा नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना था। 22 तारीख से 7 तारीख के बीच में कुछ नॉन मिलिट्री एक्शंस जिन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की सरकार ने लिया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका एक मिलिट्री पोर्शन है तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है। और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था, उसे स्थगित किया गया, अबेयंस में रखा गया। आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है। लगभग 80% उनका जो कृषि है इस पानी पर निर्भर करता है। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है।
इस पाकिस्तान को अगर इस पानी से वंचित रखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे होंगे कि उनकी जीडीपी लुढ़केगी, कृषि लुढ़केगा। केवल कृषि और जीडीपी नहीं, उनके पावर कट्स होंगे और इस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में पैदा होगा कि पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट के रूप में, अभी भी फ्रजाइल है, और फ्रजाइल स्टेट के रूप में वो सामने आएगा। झेलम और चनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में है। और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रिजर्वायर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा, इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है। ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सब को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस वो भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। सऊदी अरब, यूएई, यूएस, आप सोचिए, इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े देश हैं सऊदी अरब और यूएई, इन्होंने भारतवर्ष का पूर्णतः समर्थन किया। जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब के अपने दौरे को जब वो छोड़ के आए, तब उनको वहां एश्योरेंस दिया गया कि आप जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, वी सपोर्ट यू, हम टेरर के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पाकिस्तान वॉज आइसोलेटेड। ये जो नॉन मिलिट्री एक्शन लिया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए और अपने आप में भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया। 20 से अधिक देशों का समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक हमले की तैयारी, और 6 और 7 मई 2025 उस रात निर्णायक हमला होता है आतंकवाद के ऊपर। सभी जानते हैं कि 9 आतंकवादी ठिकाने जो पीओजेके में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था? क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? What was the aim of Operation Sindoor? Did we achieve what we aimed for? क्या लक्ष्य था? नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना।
चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए। कामयाब रहा भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना ने आतंकियों के अड्डे तबाह किए हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जो संबित पात्रा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कहा कि आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले का ये जबरदस्त बदला लिया गया है और जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। बिल्कुल, और यहाँ पर अभी भी यही कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि संबित पात्रा की तरफ से साथ पर कहा गया साफ तौर पर कि 50 साल में जो नहीं हुआ वो अब किया गया है और 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो पाकिस्तान पर यह करारा जवाब जो भारत ने दिया है वो साफ तौर पर बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि पहलगाम का बदला लेने की बात जो है पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा कि जिस चीज का बदला लेने के लिए कहा गया था वो किया। जो 50 सालों में असंभव था वो अब संभव हुआ है। बड़े इस्लामिक देशों ने भारत का साथ भी दिया है इस बार। तो फिलहाल सेना ने आतंकियों के अड्डे तबाह किए हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को कर दिखाया है, अपनी पावर, अपनी डिफेंस पावर जो है वो दिखाई है और ये बताया है कि भारत कितना सक्षम है। यहाँ पर लश्कर हो, जैश हो, इन सबके आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए और एक बड़ा करारा जवाब जहां पर आतंकियों का खात्मा करके निस्तो नाबूद उन्हें किया, उनके ठिकानों को निस्तो नाबूद किया और ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के तौर पर सामने आया। बिल्कुल सही कहा आपने रूपाली। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, जरा बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारत और पाक डीजीएमओ की आज मीटिंग होनी है और ये 12 बजे मीटिंग तय की गई है, यानी दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच ये बैठक होगी और ये अब जो समय है वो अब लगभग 40 मिनट और बाकी है, यानी 11:20 का समय हो चुका है और ठीक 12 बजे के आसपास दोनों देशों के बीच जो डीजीएमओ हैं वो बातचीत करेंगे ऑफिशियली और जो सीज फायर का समझौता हुआ है उसको लेकर बातचीत होगी। नेक्स्ट क्या रणनीति रहेगी दोनों देशों की, नेक्स्ट शर्तें क्या रहेगी दोनों देशों की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत भी और पाकिस्तान भी अपनी अपनी शर्तें रखेगा। उन शर्तों के आधार पर यह सहमति बनेगी या नहीं, क्योंकि भारत ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा। जहां भी आतंकवाद होगा वहां तक पहुंचकर भारत उनको नेस्तनाबूद करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच काफी महत्वपूर्ण मीटिंग जहां पर दोनों देशों के डीजीएमओ ये चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जो सीजफायर को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, नॉन वॉर एग्रीमेंट हुआ था, उसको लेकर आज ये पहले चर्चा होगी। फिर दोनों देश आमने सामने एक दूसरे के बातें जो है वो रखेंगे कि किन चीजों पे सहमति है, किस पर असहमति है और उसके बाद तमाम चर्चाओं के बाद एक नतीजा, कंक्लूजन जो है इस हवाले से निकलेगा। तो फिलहाल हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। कर्नल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और समय देने के लिए धन्यवाद। कर्नल, क्या लगता है अभी जो सिचुएशन देखने को मिली है बीते 2 दिन में, इसके बाद ये जो मीटिंग हो रही है, क्या कुछ एस्पेक्ट सामने आ सकते हैं, क्या कुछ कंक्लूजन निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, ये सीज फायर है बस। यानी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक देना, मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक देना, फायर को सीज कर देना, बस इतना है। इस कंडीशन के साथ कि अगर सीज फायर तोड़ा गया या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा काम जैसे सीज फायर को तोड़ना, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करना, जैसे सैबोटेज का एक्शन हमारे किसी पावर इंस्टॉलेशन पे या हमारे किसी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या यूपा यानी के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उस यूपा के अंदर जितने अपराध बताए गए हैं उनमें से किसी भी अपराध को करना, अगर ऐसा कुछ भी किया तो उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। और सीज फायर का उल्लंघन होने के बाद फिर चूंकि सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर
जारी रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने जब हमारी तरफ मिसाइल दागी जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया, हमने तबाह तो कर ही दिया मगर फिर हमने अटैक किया, यानी कि फिर हमारे जवाब देने का अधिकार और उसका स्पेक्ट्रम बरकरार रहेगा। ये तो एक बात जो हमारी जो पहले क्लियर कर दें। अब डीजीएमओ की जो बैठक होगी आपस में, ये कन्वे कर दिया जाएगा जितना कुछ मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर लागू है, जारी है और जारी रहेगा इंडेफिनेट टाइम तक। अभी कोई तारीख नहीं दी जा सकती। हाँ, जो डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से है वो कुछ कंसेशन मांग सकते हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रेटी को एबेंस में ना रखा जाए, या जो हमारी एम्बेसीज हैं जिन्हें स्केलेटन कर दिया गया है उनको बढ़ाया जाए, या हमारा जो व्यापार है जो करीब शून्य पे आ गया है उसको कुछ बड़ा किया जाए। इस किस्म का कोई वो मांग सकता है और वो डिपेंड करेगा कि हम क्या जवाब देते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस को लेकर इस पर जी, बातचीत अगला होगी। सवाल। क्या लॉन्ग टर्म बातचीत होगी कि कैसे आतंकवाद को खात्मा करना है, रोकना है, या आगे ऐसी गतिविधि बॉर्डर के इलाकों में ना हो, ऐसे पाकिस्तान हरकत ना करे? क्या ये तमाम बातचीत दोनों डीजीएमओस के बीच आज होने वाली है मिलिट्री लेवल पर? इसमें कोई भी डिप्लोमेटिक सौदा या डिप्लोमेटिक समझौता बिल्कुल भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल पे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, जी। लेकिन मिलिट्री लेवल के ऊपर ये कहना कि तुम अपनी प्लानिंग को बंद कर दो, ये हमारे एम्बिट में नहीं आता। हमारे एम्बिट में ये आता है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी किसी भी तरह से अगर ब्रीच की जाएगी, अब वो मैंने आपको तरकीब बताई कि ब्रीच कैसे होगी, या तो वो एग्रेशन करें, या वो उसे क्रॉस करें, या वो वहां से अपनी तरफ से फायर करें, या लाइन ऑफ ब्रीच के ऊपर पेट्रोलिंग कर रही पार्टी पर हमला करें, या पेट्रोलिंग कर रही पार्टी को एम्बुश करें। इनमें से इस किस्म की कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तो उसे सीज फायर का ब्रीच माना जाएगा। और ब्रीच मारने के बाद फिर हमारे पास न्यूटन का तीसरा लॉ लागू नहीं होगा। न्यूटन का तीसरा लॉ है that for every action there is an equal and opposite reaction। तब हम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं, मैसिव एंड अपोजिट रिएक्शन देंगे, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोली का जवाब केवल गोली तो नहीं दिया जाएगा। सो दिस विल बी कन्वेड इन लाउड एंड क्लियर। इससे पहले तो एक ऐसी स्थिति थी 26/11 में, 26/11 जब हुआ था, मुंबई में मैसेकर हुआ था, तो हम इंडियन एयरफोर्स चिल्लाती रही कि हम तैयार हैं, हम बदला ले सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार डोजियर भेजती रही, सबूत भेजती रही। अरे शिकायत तो कमजोर लोग करते हैं। आज का भारत शिकायत करने वाले लेवल से ऊपर उठ चुका है। अब हम शिकायत नहीं करते, हम एक्शन लेंगे। टीपी इसके त्यागी बाद जी, एक बहुत सारे जी एक बड़ी शर्त तो होगी कि भाई आतंकवाद को आप खत्म करिए, या तो हमें सौंप दीजिए जो आपके पास बड़े आतंकी हैं, या तो पीओके का मुद्दा भी क्या आज उठ सकता है? क्योंकि कल कुछ ऐसी खबरें निकली हुई हैं, ये बताया जा रहा है कि सरकार इस पर भी स्टैंड रख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि ये थोड़ा सा डीएमओ लेवल के ऊपर उठेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मुद्दा अगर उठाया जाएगा तो डिफेंस मिनिस्टर या हमारे होम मिनिस्टर, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को क्या आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते, इसके लिए हम जान दे देंगे। और हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि अब बात होगी तो केवल पीओके के ऊपर होगी, यानी कि जब उनसे कश्मीर के बारे में पूछा गया। तो हमारी तरफ से ये बयान तो आ चुके हैं, और इस मामले में हमारे ही दिल में एक कसक है कि क्या कोई देश अपने देश का हिस्सा या कब्जाया हुआ हिस्सा प्लेट पर रख के देता है क्या? क्या यूक्रेन ने
जो उसके हिस्से हैं, जो जबरेजिया है, जो उसका लुहांस्क है, जो डोनेट्स्क है, क्या वो उसने प्लेट में रख के रशिया को दी? तो ये तो कहना कि भाई हम पाकिस्तान से कहेंगे कि पीओके को हमें दे दो, कोई देता है क्या? इससे बढ़िया कोई मौका और था क्या, या इससे बढ़िया कोई और मौका है क्या? मिलिट्री स्ट्रेटजी के मुताबिक इस समय सीज फायर करना मिलिट्री स्ट्रेटजी में हम उचित नहीं मानते। कारण उसका ये है कि हम पूरी जिंदगी क्या ढूंढते हैं कि दुश्मन कमजोर कहाँ है, जहां कमजोर हो वहां तादाद से ज्यादा ताकत लगाओ और विजय सुनिश्चित करो। छोटा सा ये प्रिंसिपल है। इतिहास साफ तौर में पर आज जिस तक तरीके पाकिस्तान से ये पूरा हुआ है, ये तो समझ आ गया कि पाकिस्तान को जो भी करना होगा फूट फूट के कदम ही रखने होंगे, क्योंकि साफ तौर पर भारत ने तो कहा है कि एक सिंगल एक्टिविटी एक्ट ऑफ वॉर होगी। और यहाँ पर आज जो ये मीटिंग होगी इसमें मिलिट्री के, क्योंकि पहले तो बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर की, जो कि आतंकवाद के खिलाफ था, ये भी समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई की और अब यहाँ पर जो सीज फायर वायलेशन की बार बार पाकिस्तान की तरफ से बात आती है, क्या लगता है कि अब बदलाव होंगे? क्योंकि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं है, यकीन करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो समझे, जो मैं कहना चाह रहा था, मेरी लास्ट लाइन ये थी कि पाकिस्तान इतिहास में इतना कमजोर कभी नहीं रहा जितना आज की तारीख में है। एक जैसे क्वेड ऑफ नेशंस है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का चाइना के अगेंस्ट, ऐसे आज पाकिस्तान के अगेंस्ट एक क्वेड ऑफ टेरर है। और इसके अंदर शामिल है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हो सकता है इस्लामिक स्टेट खुरासान, और अफगानिस्तान का वो कंपनसेशन तालिबान जो पश्तूनों को मिलाना चाहता है। यानी कि चारों तरफ से घिरी हुई स्थिति है। आर्मी के अंदर डिजर्शन हो गए हैं और वहाँ के जूनियर ऑफिसर्स ने जनरल मुनीर के लीडरशिप के ऊपर सवाल उठा दिए। ऐसी स्थिति में जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो तो उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सहनशीलता नहीं दिखानी। बिल्कुल। टीपी त्यागी साहब, अपने घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे जानना चाहूंगा। 1990 के एक सेकंड, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। जो सहनशीलता है वो अपने घर में 100% होनी चाहिए, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा में या राष्ट्रीय चरित्र में 0% सहनशीलता होनी चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर, पूछिए अगर आप कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीपी त्यागी जी, आपने जानकारी दी। हमारे साथ जुड़े टीपी त्यागी साहब हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर या वर्तमान स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच को लेकर जो बनी हुई है उसको लेकर बातचीत की और कहा कि ये एक बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन 1971 के बाद। एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या घटी हुई है। यात्रा मार्ग पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्री वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या इस वक्त घटती हुई नजर आ रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पहलगाम में हमला हुआ था और उसके बाद जो लगातार ये प्रक्रिया चली भारत पाक के बीच, हमलों के जो गोले दागे दोनों तरफ से, उसके बाद अब वैष्णो देवी के लिए जो रास्ता है वो सूना सूना नजर आ रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोग इस तनाव के बीच जो है वो डरे हुए थे। लेकिन आज जब फैसला होगा उसके बाद ये तस्वीरें कैसे निकलेंगी, ये तस्वीरें कैसे बदलेंगी, वो देखना होगा। बिल्कुल, यहाँ पर वैष्णो देवी की अगर बात की जाए तो जहाँ पर दिन में 40 से 50 हजार या फिर 1 लाख के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार करता था, अब कहा जा रहा है कि महज 2 से 3 हजार बहुत मुश्किल से श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये भी कहा गया कि इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जब वैष्णो देवी के भवन की अगर बात की जाए तो वहां की सभी लाइट्स ऑफ कर दी गई। सिचुएशन इतनी टेंस थी, इसका सीधा प्रभाव जो है वो वैष्णो देवी कटरा पर पड़ा है, जहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं तस्वीरें ये कटरा की ही है, जहां पर लोग जो है, श्रद्धालु जो है अब बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। 40 से 50 हजार का आंकड़ा जो रोज का देखा जाता था वो 1 से 2 हजार या 2 से 3 हजार पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अब जब हालात सामान्य होने लगे हैं, सिचुएशन नॉर्मल होने लगी है, इसके बाद क्या कुछ रहेगी तस्वीरें वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल डर का माहौल जो था
उसको लेकर अब सिचुएशन नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यात्रा मार्ग पर सन्नाटा जो है वो पूरे तरीके से पसरा हुआ है, क्योंकि घाटी में जो श्रद्धालु है वो कम आ रहे हैं। लेकिन रूपाली, उम्मीद है कि आज आधे घंटे के बाद जब ये दोनों देशों के बीच आपसी वार्ता होगी उसके बाद ये तस्वीरें बदलेंगी, यात्री बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो वैष्णो देवी का स्थान है, जो यात्रा वहां पर पहुंचती है, दूर दूर से लोग आते हैं। उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी फिर से ये बेहतर आएंगी, ट्रैक पर होंगी, और जो बाकी राज्यों से आ रहे लोग हैं उनकी जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। पसरा हुआ है। पंजाब से पंजाब सरकार के मंत्री इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। कट कट के आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी खुशी महसूस हो रही है कि 30 मई तक ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਮਈ ਹੈ 30 ਮਈ ਤੱਕ 12,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ 12,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 18,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲੌ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪਊ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਤਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਥੋੜੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਮਖਾ 2-2 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਐਟ ਲੀਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਟ ਲੀਸਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਵਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਕੂਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਜੀਓ ਟੈਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਅਪ ਟੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ DPRs ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਨੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ करके ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात उस खबर की करेंगे जो आर्मी ने जो सेना ने खुद जिसको डिस्क्लोज किया है और कहा है कि जब भारत ने एक सिंदूर ऑपरेशन चलाया उस समय कितने आतंकियों को मार गिराया। आपके सामने ये संख्या है 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद भारतीय सेना ने ये चीजें रखी हैं और कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल आतंकियों को इसमें ढेर कर दिया है। ये भी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रखा है। तो फिलहाल ये एक बड़ी कामयाबी भी कहा जा सकता है जहां पर बड़े खुलासे किए गए हैं कि क्या कुछ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से जो कार्रवाइयां हुई उसमें आप देखिए कि साफ तौर पर कहा गया कि उन्होंने जो लक्ष्य रखा था उसे उन्होंने पूरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और पाकिस्तान को काफी नुकसान जो है वो हुआ है और यहाँ कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में जो आतंकी शामिल थे उनको भी मार गिराया जा चुका है। तो सेना की तरफ से ये तमाम बातें जो है वो कही गई। और देखिए एयर मार्शल ने यह भी कहा है कि जो हमारा लक्ष्य था हम उस लक्ष्य को पार कर चुके हैं, प्राप्त हैं और आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का काम भी हमने किया है और साथ ही साथ उन टॉप कुछ आतंकवादियों को मार गिराने का भी काम किया है। लगभग 100 के आसपास आतंकवादी पिछले जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसमें मारे गए हैं। इसके साथ साथ उसके बाद भी जो दोनों देशों के बीच हमले हुए थे उसमें भी पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। ये खुद भारत की सेना की तरफ से संयुक्त रूप से आंकड़े दिए गए हैं, ये जानकारी साझा की है और कहा है कि जो कंधार हाईजैक हुआ था और पुलवामा अटैक हुआ था उसमें शामिल आतंकी ढेर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्यों खास है, ये आपके सामने 5 दशक में भारत की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई देखने को मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि 1971 के बाद तीनों सेनाओं की ये संयुक्त कार्रवाई है। पहली बार परमाणु देश के भीतर घुसकर हमला किया है, ये भी ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पहला हमला जिसमें कई लक्ष्य निशाने पर लिए गए हैं। बिल्कुल देखिए कई लक्ष्य जिसको निशाने पर लिया गया है, भारत द्वारा स्काल्प जैसे हथियारों का इस्तेमाल भी किया है खासतौर पर इस सिंदूर ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए। 1971 के बाद पहली बार पाक पंजाब में हमला हुआ है, यानी कि जो पाकिस्तान पंजाब। बिल्कुल देखिए ये पहली बार 1971 के बाद और मुरीद के सियालकोट जैसे ठिकानों पर निशाना साधा है जहां पर जो मुख्य आतंकवादी हैं पाकिस्तान में जो पल रहे हैं उनके ठिकाने वहां पर मौजूद हैं। सेना ने आतंकियों के सरगना को निशाना बनाया गया है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। दुनिया को संदेश भारत घुसकर मारने में सक्षम है, ये ऑपरेशन सिंदूर में
बताया गया। दुनिया को संदेश दिया है कि भारत जो है वो पूरी तरह से सक्षम है, हर जगह पर सक्षम है, चाहे वो एयर हो या फिर जल सेना हो या थल सेना हो, तीनों सेनाएं बहुत मजबूत हैं और पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है। In a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course. तो बिल्कुल यहाँ पर आपने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा गया, और आगे बढ़ेंगे जहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात होगी। और आपको बता दें, पुंछ राजौरी दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला है, और इसी बीच सीजफायर के बाद सीमावर्ती इलाकों का, जिलों का दौरा जो है वो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करते हुए नजर आएंगे। देखिए, युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे खुद आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बॉर्डर के कई इलाकों में पहुंच रहे हैं और उन्होंने सुरनकोट में पहले ही लोगों से मुलाकात कर ली है। जो तस्वीरें इस वक्त आप भी देख रहे होंगे, कुछ इलाकों में लोगों से मुलाकातें कर चुके हैं, वहां का हालचाल जान रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि पुंछ राजौरी इस आपसी जो संघर्ष हो रहा था, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड ये कुछ जिले हैं या ये कुछ इलाके हैं जहां पर आज खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे। उन लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, हर वो स्थिति का जायजा लेंगे कि कैसे वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए और कितने लोग या कितने घरों का नुकसान हुआ है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि ये शेलिंग में जो उनके घरों का नुकसान हुआ है, कई उनके घर टूटे हैं और उस नुकसान की भरपाई के लिए भी लोगों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो आज का ये महत्वपूर्ण दौरा इन बॉर्डर के इलाकों में है, इन दौरों के बाद इन लोगों को क्या रिलीफ दिया जाएगा, क्या इन्हें कोई मदद आर्थिक रूप से की जाएगी, ये देखना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर गोलाबारी में हुए नुकसान का जायजा जो है वो ले रहे हैं, और तमाम जितने भी पुंछ राजौरी के सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भी पहुँचे हैं, क्योंकि बीच सिटी में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। इसके चलते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बेहद खास दौरा। उत्तर के रायपुर में आज 14 लोगों की मौत हुई है और ये दुर्घटना के कारण इनकी मौत हुई है। एक सड़क दुर्घटना में ये 14 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 9 महिलाएं, 2 बच्चे, 1 बच्चा, 6 माह की बच्ची भी शामिल है। आप खुद अंदाजा लगाइए, छोटे छोटे बच्चे इस हादसे में शामिल है। रायपुर ब्लौदा बाजार मार्ग पर पेश आए ये भीषण सड़क हादसा, जिसमें नामकरण छठी कार्यक्रम से ये सभी ग्रामीण लौट रहे थे, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गए। अभी तक 14 लोग जिनकी मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया है।
तो बिल्कुल आपको बता दें कि ट्रक और ट्रेलर की इस टक्कर में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 9 महिलाएं हैं, 2 बच्चियां हैं, एक छोटा बच्चा है और एक 6 महीने की बच्ची फिलहाल शामिल है। और यहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंच चुकी थी, पुलिस ने इन्हें रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन 14 लोगों की मौत जो है वो इसमें हो गई है। क्षेत्र में हादसे से शोक का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और मृतकों की पहचान फिलहाल जारी है। कुछ लोग हमारे एक गांव के दूसरे गांव में गए थे, कुछ पारिवारिक जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं उसके संबंध में लौट रहे थे। वहीं एक ट्रेलर से दुर्घटना हुई है, थी उसमें अभी तक की जो जानकारी है उसमें 13 लोगों की मौत की सूचना और घायलों की संख्या। चलिए न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और 10 मिनट के बाद आज भारत पाक के बीच एक बहुत बड़ी बैठक यानी डीजीएमओ के बीच बैठक भी होनी है, उसको लेकर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तब तक रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।